मिसलेनियस होने लिखेगा।
सारे जो है बेस से कनेक्टेड होते हैं ना, ऑल आर रिलेटेड टू बेस और बेसिक रिएजेंट। देखिए बहुत सारी जो है चीज़ों को एक साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें कोरिलेट रखिएगा बस खाली, कि जितने भी ये सारे होंगे वो इनोलेट के 3 फॉर्म से कैसे डिफरेंट होंगे वो आपको थोड़ा सा इससे कोरिलेट करना मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आप इसको कराता हूँ। ये सपोज करिए लिखिए, मतलब ये पहले देख लीजिए। ये क्या हो गया आपका? कीटोन है ना। कीटोन के लिए एक अल्फा ये हो गया, और ये तो पूरा ग्रुप हो गया एरोमेटिक ग्रुप, तो ये तो पूरा ग्रुप ही हो गया पीएच। अब आपने इस पे बेस लगाया, ये प्रोटॉन एसिडिक है, तो बेस में इस प्रोटॉन को निकाल लिया, पीएच करते रहो उसको, ठीक है। लिखिएगा मतलब एक मिनट। और फिर इसका मान लीजिए कि डीलोकलाइजेशन हो गया, पीएच ओ माइनस डबल बॉन्ड CH। अब देखिए या तो आप इसके साथ ये O माइनस के साथ या C माइनस के साथ आप कोई केटायन जोड़ दीजिए। केटायन का मतलब कोई भी सप्लीमेंट्री केटायन, सोडियम जोड़ दीजिए, पोटेशियम जोड़ दीजिए, या जिंक जोड़ दीजिए, कोई भी मतलब कि एक सप्लीमेंट्री पॉजिटिव चार्ज जोड़ दीजिए आप इस पे, और या तो इसको उसी फॉर्म में रहने दीजिए। तो देखिए इनोलेट के आपके 3 फॉर्म हो गए। पहला सिंपल इनोलेट, दूसरा इनोलेट डेरिवेटिव, और तीसरा जो है वो है फ्री इनोलेट। और फ्री इनोलेट के और इनोलेट डेरिवेटिव के बीच में एक चीज आती है, उसको बोलते हैं इनॉल डेरिवेटिव। तो 4 चीजें हो गई। तो मैं थोड़ा एक बार आपको सारा बता देता हूं। तो आप एक छोटी सी लाइन लिख लीजिएगा, छोटी सी लाइन लिख लीजिए। देखिए एनी स्ट्रॉन्ग माइनस आर ग्रुप, any strong minus R group present on carbon substrate, present on carbon substrate when react with base or basic reagent, when react with base or basic reagent, then three types of inolate derivative, then 3 types of inolate derivative, including enol derivative. 3 types of inolate derivative, including enol derivative, and free and simple inolate. Enol derivative and simple inolate. Simple inolate. Can be formed as a reaction intermediate. Can be formed as a reaction intermediate.
हो गया, अब इसके बाद नहीं लिखना। देखिए बेटा, मैं आपको ना इसी के फॉर्म लिख के दिखा रहा हूं। एक फॉर्म ये हो गया, 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 आर ले लीजिए इसको, एम की जगह। कितने फॉर्म हो गए भाई? 1 2 3 4 5, एक और ले लीजिए, HOSIR3 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, कितना हो गया आपका? 5 6, एक और ले लीजिए। सब इसी के हैं, देखिए बस सब यही है आपका जो मैं बनाया, सब यही है, केवल अलग अलग उसके साथ सप्लीमेंट्री ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, वही डिफरेंट है, उसी के हिसाब से आपको समझना है। सेवन देखिए आपका PHOB ले लीजिए, B बुरा ना था ना आपका, Br2 ले लीजिए, क्या हो गया आपका? 7। ओ पर आपने लीजिए Ti, टाइटेनियम ग्रुप होता है आपका, सो TiR2 ले लीजिए, डबल बॉन्ड CH। क्या हो गया आपका? 8। HO ZR जिरकोनियम होता है ना आपका, ऐसा करिए, इसके साथ जो है आप ग्रुप होता है वही लगा लीजिए, Cp2Cl। जिरकोनियम समझिए आप, ठीक है, और मेरे को आपको कुछ नहीं समझाना, जिरकोनियम समझिए खाली। कितना भार हो गया? 9। एक और ले लीजिए, मैग्नीज होता है, मैग्नीज Mn। कितना हो गया? 10। एक और ले लीजिए, मेटल प्लस O माइनस, इस पे कोई ग्रुप, डबल बॉन्ड CH। और भी है, भर गया है, तो देखिए भी है, पोर्ट भर गया, तो काफी क्यों भरेगा, समझिए मेरी बात, आपको बताना है। आपके माइंड में दो बात है, इसमें जो साथ में जुड़ा हुआ है वो कहां से आया। देखिए इनोलेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेस क्या करता है आपको पता है, बेस निकालता है प्रोटॉन। प्रोटॉन ये है, इस प्रोटॉन को इसलिए निकाला है क्योंकि एसिडिक है। एसिडिक इसलिए है क्योंकि इस कीटोन के कंजुगेशन है, उससे स्टेबलाइज होता है। अब बेस के साथ क्या जुड़ा है, या बेस के बाद क्या लिया गया है, या बेस के साथ इंडिविजुअली क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का इनोलेट बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे कोई भी बेस अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक बेस का मतलब ये होता है कि ऐसा बेस जो स्टार्टिंग में एक कंपाउंड की तरह लिया जाए, जैसे सोडियम मेथॉक्साइड है, तो सोडियम मेथॉक्साइड कभी भी एक कंपाउंड की तरह नहीं लिया जाए। क्यों? क्योंकि सोडियम मेथॉक्साइड स्टेबल नहीं होता। तो स्टेबल नहीं होता तो कैसे बनाया जाता है उसको? इथेनॉल लिया, इथेनॉल में सोडियम मेटल डाल करके हीट किया,
हीट किया तब वो इन सीटू जनरेट हुआ सोडियम मेथॉक्साइड। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड भी आपने सुना होगा, उसमें भी टर्सरी ब्यूटेनॉल लिया, पोटेशियम मेटल डाल के हीट किया, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो मतलब ऐसा बेस जो आपके हिसाब से स्टेबल है और उसको स्टेबल कंडीशन में यूज किया जा सकता है, वो हमेशा इनोलेट डेरिवेटिव बनाता है। और वो बेस जो स्टेबल ना हो, ठीक, स्टेबल ना हो और उसको इन सीटू जनरेट किया जाए। इन सीटू जनरेट करने का मतलब हुआ कि चूंकि स्टेबल नहीं है तो जब जरूरत है उसकी तभी उसको बनाया जाए, वो बेस हमेशा सिंपल इनोलेट बनाता है। आपके सामने यहां पर Na+ लिखा हुआ है। अगर ये Na+ है तो ये किसी से भी आ सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी आ सकता है, सोडियम मेथॉक्साइड से भी आ सकता है, और एक बेस और होता है सोडियम हाइड्राइड, उससे भी आ सकता है। अब सोडियम मेथॉक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की ये खासियत है कि सोडियम मेथॉक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम मेथॉक्साइड है, आप कैसे इसको आपस में कोरिलेट करते हैं? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप जो है वो H हटा करके ET जोड़ दीजिए तो सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा, ठीक। तो मतलब ये सोडियम मेथॉक्साइड को आप लेते हैं तो कैसे बनाते हैं उसको? सोडियम में इथेनॉल में सोडियम डाल के हीट कर दिया। तो सोडियम मेथॉक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड ये उस तरह के बेसिस नहीं है जो डायरेक्ट आप किसी भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के साथ यूज कर सके। तो उन बेसिस को लेंगे तो आपको ये नहीं देखना है कि उसको 1 लिया जाए या 2 लिया जाए, एक्सेस में लीजिए उसको। तो वो बेसिस हमेशा कैसे इनोलेट बनाएंगे? सिंपल इनोलेट। उनमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो इनोलेट जो है वो कितने टेम्परेचर पे बन रहा है, क्या हो रहा है, कितने इक्विवेलेंट से बन रहा है, कुछ नहीं देखना, ठीक। सो मैं आपको बहुत लिटरली बताऊं, दोज बेसिस विच आर अनस्टेबल और दोज बेसिस, मैं लिखा दूंगा अभी आपको, मेरी बात सुनिए, अभी आप लिखिए मत मेरी बात, ठीक है, सुनिए ध्यान से। पहले इतना सारा लिख दिया हूं, अभी आपको किसी को देख करके आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले बात समझ लीजिए। ऐसे बेसिस जो वीक हो, ठीक, जैसे स्पेशली कुछ वीक इनऑर्गेनिक बेसिस होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ऐसे बेसिस जो स्टेबल ना हो, इन सीटू जनरेट किए जाएं, या ऐसे बेसिस जो वीक इनऑर्गेनिक बेसिस की कैटेगरी में है, वो हमेशा सिंपल इनोलेट बनाते हैं। और ऐसे बेसिस जो स्टेबल हो, ऐसे बेसिस जो लो टेम्परेचर पे यूज किए जा सके, वो हमेशा इनोलेट डेरिवेटिव बनाते हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। जैसे सपोज कीजिए मैं सोडियम हाइड्राइड हूं, ठीक, तो ये बोला जाएगा सोडियम इनोलेट, ठीक। लेकिन अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लूं तो इसको मैं बोलूंगा सिंपल इनोलेट। अगर मैं सोडियम मेथॉक्साइड लूं तो इसको मैं बोलूंगा सिंपल इनोलेट। अगर मैं मान लीजिए टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लूं तो इसको मैं बोलूंगा सिंपल इनोलेट। लेकिन अगर मैं ले लूं LiHMDS या KHMDS तो मैं इसको बोलूंगा इनोलेट डेरिवेटिव। तो बहुत क्लियर सी बात हो गई कि अगर आपको लगता है कि कोई स्टेबल बेस लिया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है, या कोई ऐसा बेस जो लो टेम्परेचर कंडीशन में यूज किया गया है, वो बेस हमेशा इनोलेट डेरिवेटिव बनाता है। और इनोलेट डेरिवेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इनोलेट बनने के बाद जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज जनरेट हुआ है उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे सबसे पहला लीजिए, कहां गया आपका ये, सबसे पहले यहां था, वो 11 हो शुरू हो गया मुझे लगता है ABCD से। हाँ, तो 1 2 3 है, ABCD चल रहा था, फिर 11 यहां से चल दिया, 1 2 3 हो गई। ये क्या हो गया आपका? लिथियम इनोलेट। ये क्या हो गया? सोडियम इनोलेट। ये क्या हो गया? पोटेशियम इनोलेट। ये क्या हो गया आपका? जिंक इनोलेट। ये क्या हो गया आपका? इसमें तो R है, तो ये R जुड़ गया तो इसका मतलब सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। तो ये हो गया इनॉल डेरिवेटिव। इनोलेट से बनेगा लेकिन इनॉल डेरिवेटिव कंसीडर किया जाएगा, इसको बोलते हैं इनॉल ईथर। देखिए इसको H ले लीजिए तो क्या बोलेंगे इसको आप? इनॉल। और ईथर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे आप? इनॉल ईथर। इधर ले लीजिए इसको, ये क्या है? सिलाइल, सिलाइल ग्रुप। सिलिकॉन पे R3 है, सिलाइल ग्रुप, तो सिलाइल इनॉल ईथर। अभी लिखिए मत, बिल्कुल यहां लिखिए, बोरान, बोरान इनोलेट, टाइटेनियम इनोलेट। 8 हो गया, 9 का हो गया। ये जिरकोनियम इनोलेट, मैग्नीज इनोलेट, ये मेटल ले लिया, इसका मतलब मेटल इनोलेट। और उसके बाद और है कोई? नहीं। तो समझ गए मेरी बात को ना, कि उसके साथ आपने कौन सा ग्रुप जुड़ा है उसके हिसाब से आप उसका नाम देंगे। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है बेटा, वो आपको इसके बाद मैं आपको बताता हूं। लेकिन जो ये इनोलेट डेरिवेटिव, इनॉल डेरिवेटिव और सिंपल इनोलेट की बात बताई मैंने, उसको आप लिख लीजिए, ठीक।
लिख लिया इसको, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ये जोड़ लिया ना आपने इसके साथ, इनोलेट के साथ कोरिलेट करा दिया ना इसको। When any simple inorganic base or weak organic base, when any simple inorganic base or weak organic base or अनस्टेबल बेस, अनस्टेबल बेस समझ रहे हैं ना, जिनको कि इन सीटू जनरेट किया जाए, ब्रैकेट में चला सकते हैं। तो हिंदी में लिख लिया करो, कोई जरूरी थोड़ा ना सब चीज इंग्लिश में लिखना है, हमें पढ़ना है, दूसरे को दिखाना है। आई एम कंफर्टेबल, हिंदी लिखिए, समझ रहे हैं मेरी बात को, हर चीज इंग्लिश में नहीं लिखी जाती, आ रही है ठीक है, समझ में आना चाहिए और कैरी करना चाहिए, ठीक बेटा। आप मत इन चीजों के चक्कर में पड़ा करिए, और लिख ले दीजिए, सब अपने हिसाब से होता है। आपको आप तो रीजनल लैंग्वेज उसमें लिख डालिए, उर्दू में लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, अगर उर्दू आ रहा है तो उर्दू में भी लिखते हैं लोग, वो तो ऐसे ही हो सकता है ये समझते हैं शायद कोई दूसरा देख ना पाए। हाँ, when any simple inorganic base or weak organic base or unstable base in situ generated are used for enolate formation, then that is called simple enolate. इनको पढ़ाने में मुझे बड़ा समय लगता था, समझ रहे हैं, अलग अलग पढ़ाता था एक एक करके बड़ा डिटेल में। मैं चाहता हूं कि इनको सबको जोड़ दिया जाए आपस में, ताकि आपस में आपको याद भी रहे ये, और अलग अलग भी अगर उठाया जाए तो पहले उनके बेसिक के बारे में अगर आपको थोड़ा बड़ा पता होगा तो आप बड़े में भी उठा सकते हैं उसको। अब अलग अलग करने से पहले मैं इनको जोड़ तो दूं कम से कम, ठीक है। सिंपल एनोलेट एंड लिखे, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखिए, if a strong organic base strong organic base उसके बाद कॉमा strong inorganic base, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक के बाद स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक लिखेंगे तो आप ऑर्गेनिक काट देंगे, पीछे मत जाया करिए, आगे चला करिए लाइन के। अरे ऐसे कैसे लगा, हमारे मुंह से अगर कुछ भी निकला समझ लीजिए है वो बिल्कुल मुंह से ऐसे इधर उधर नहीं निकलता, निकल गया इसका मतलब सही है वो। आगे बढ़िए, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस, स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक बेस एंड लो टेम्परेचर कंडीशन organic bases are used then enolate derivative intermediate can form। देखिए, अब आपको जो बेसिस ऐसे मिले जो वीक हैं वो इधर नहीं इस्तेमाल होंगे, पहली बात। जो बेसिस आपको लगे कि अनस्टेबल है वो भी इधर यूज नहीं होंगे, मैंने आपको लिखा दिया, ठीक। और जो बेसिस आपको लगे, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, स्टेबल हो, जो आपको लगे लो टेम्परेचर वाले वो इधर आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको
यहां पर ये कोरिलेट करा देता हूं एक छोटी सी बात कि पहले आपने बेस लगा के इनोलेट बनाया, जब तक आप इनोलेट की बात कर रहे थे तब तक आपने बेस के बारे में कोई बात नहीं करी कि आप कौन सा बेस ले रहे हैं। लेकिन जब आप इनोलेट के आगे बढ़े कि यार इनोलेट को किस तरीके से और हम आगे पढ़ सकते हैं, तब आपने उसके साथ और चीजों की बात करी। अब मेरी बात समझिए, अगर मैंने इनोलेट बना दिया, ठीक, और इनोलेट बनाने के बाद अगर कोई उसके साथ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया और वो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जो ऑक्सीजन पे जाकर जुड़ता है, तभी वो वहां पे इनोलेट या इनॉल डेरिवेटिव के साथ लिंक किया सकता है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। जैसे ये आप देख रहे हैं ना Na+, ये सब तो चलिए आयन है, ये बोरान तो नहीं है। बोरान तो आपको पता है, बोरान के ऊपर 3 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी R फिल कर रहा है, 1 वैलेंसी ऑक्सीजन फिल कर रहा है, और अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। बोरान का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है। बोरान इलेक्ट्रोफिलिक है, बोरान एल्युमिनियम फैमिली का पहला एलिमेंट। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब ये आप क्या इसको आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं क्या? अरे जब बोरान का ऑक्टेट ही नहीं पूरा है तो आयनिक बॉन्ड कहां से होगा? इसी तरीके से आप इसको लीजिए, सिलिकॉन का। क्या आपको लगता है कि सिलिकॉन का यहाँ पे कोई माइनस चार्ज है? कुछ भी है इस पे, पॉजिटिव चार्ज कुछ भी है? नहीं है ना। तो 2 चीज है इनोलेट डेरिवेटिव में, अगर आयनिक है तो इनोलेट डेरिवेटिव, और आयनिक नहीं है तो वही इनोलेट डेरिवेटिव बाद में इनॉल डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का सा एक बात दिखाना चाहता हूं। 2 पॉइंट लिख लेना आपने, तीसरा लिखिए, ये वाला बेटा, ये भी OR है, इसका मतलब ये भी कोवेलेंट बॉन्ड। अगर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इनॉल डेरिवेटिव, अगर बाद में प्योर कोवेलेंट में चेंज हो जाता है तो इनॉल डेरिवेटिव, और अगर आयनिक रहता है तो इनॉल डेरिवेटिव। ठीक है, लिख लीजिए। आफ्टर द इनोलेट फॉर्मेशन, when any electrophilic reagent is used, electrophilic reagent can be used, अब क्या बोला तुमने लाइन आपको? can be used after the inolate formation when any electrophilic reagent can be नहीं होगा, is used. Electrophilic reagent is used which can be added on oxygen of inolate, through covalent bond. That is called enol derivative. क्या बोलते हैं उसको? इनॉल डेरिवेटिव। लोगों को लगता है इनॉल डेरिवेटिव का ये मतलब इनॉल से बन रहा है, ये गलत है। ठीक है, इनोलेट से ही बनता है लेकिन कोवेलेंट फॉर्म में रहता है। ठीक है, एंड इफ electrophile is present in ionic form, और लेस कोवेलेंट फॉर्म, समझ रहे हैं मेरी बात को? आयनिक फॉर्म और लेस कोवेलेंट फॉर्म on oxygen, then it is called inolate derivative. ठीक है, एक चीज और भी है जो थोड़ी सी आपको बतानी है मुझे। अगर आप
आपको लगता है कि कोई इनॉल डेरिवेटिव और इनोलेट डेरिवेटिव के बारे में पूछ रहा है, तो एक तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको लगता है कि कोई स्टेबल फॉर्म है तो वो इनॉल डेरिवेटिव, और आपको लगता है कि कोई स्टेबल फॉर्म नहीं है तो वो फिर इनोलेट डेरिवेटिव। ठीक है, कोवेलेंट और आयनिक के फॉर्म में है ये चीज। ठीक है, और एक बात अभी और आएगी, लेकिन इसको पहले समझा दूं आपको। सारा लिख लिया ना आपने? ठीक है, अब ये मैं मिटा दूं आपको। ठीक है, अब देखिए मेरी बात, इनोलेट बनाया आपने। अगर आपको लगता है कि आपने लिथियम वाला कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है, या लिथियम वाला कोई काइनेटिकली कंट्रोल्ड यानी लो टेम्परेचर वाला बेस इस्तेमाल किया है, तो उसको बोलेंगे लिथियम इनोलेट। अगर आपको लगता है कि आपने सोडियम वाला कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, या सोडियम वाला कोई लो टेम्परेचर बेस लिया है, तो सोडियम इनोलेट। अगर आपको लगता है कि पोटेशियम वाला कोई आपने लो टेम्परेचर बेस लिया है या स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो दैट इज पोटेशियम इनोलेट। अगर आपको लगता है कि आपने मैग्नीज वाला कोई इलेक्ट्रोफाइल लिया है, तो मैग्नीज इनोलेट, मतलब इनोलेट बनाने के बाद। ठीक, अगर आपको लगता है कि आपने जिरकोनियम वाला कोई इलेक्ट्रोफाइल लिया है इनोलेट के साथ या इनोलेट बनाने के बाद, जिरकोनियम इनोलेट। अगर आपको लगता है कि जिंक वाला कोई इलेक्ट्रोफाइल लिया है आपने इनोलेट के साथ बनाने के साथ या इनोलेट बनाने के बाद, तो जिंक इनोलेट। इसी तरीके से सारे। मेरी बात समझ आ गया? मतलब इसमें आप सबको कोरिलेट करिए एक साथ से, तो दो बातें निकलती हैं कि इनोलेट बनाने के बाद, ठीक, अगर आपको लगता है कि कोई कैटायन है स्टेबल फॉर्म में, तो उस कैटायन के साथ इनोलेट जोड़ दीजिए ना। अगर आपको लगता है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो उस इलेक्ट्रोफाइल के बेस पे आप नाम दे दीजिए। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा, इनॉल डेरिवेटिव का मतलब होता है मोर कोवेलेंट फॉर्म, ठीक, या स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट फॉर्म बिटवीन ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोफाइल, और इनोलेट का मतलब होता है आयनिक फॉर्म बिटवीन ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपने सारा नोट कर लिया? ठीक है, सबके नाम समझ आ गया आपको? सबके नाम नोट कर लिए थे आपने? नोट किए थे? तो आप एक काम करें, आप इसको नाम, अभी नाम इसमें क्या है, इसमें कौन सा नाम के बहुत परेशान है आप? कॉन्सेप्ट समझिए, नाम में तो आपको समझ में आ जाएगा। इनोलेट आता होगा तो क्या बोरान इनोलेट नहीं समझ लेगा आदमी? बताइए। अब उसको आगे कोरिलेट करने से पहले एक बार थोड़ा इसको मैं मिटा दूं क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। नोट कर लिए ना आपने सारे? आप मुझे एक बार याद दिलाते जाइएगा तो मैं सारा आपको एग्जांपल दे दूंगा। ठीक, पहले मैं एग्जांपल दूंगा फिर आपको लिखाऊंगा, अभी नहीं लिखाऊंगा। मिटा दो बेटा। गुड। बोरान तो यार छोड़ने के बाद भी स्टेबल नहीं रहा, क्योंकि बोरान का ऑक्टेट तो अभी भी कंप्लीट नहीं। अरे दीपक सर, दीपक सर थोड़ा ले लीजिए फोन। हाँ जी सर। लो टेम्परेचर बेसिस लो टेम्परेचर मेंशन होगा हमेशा? बिल्कुल है, हमेशा नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं मेंशन हो भैया, बिल्कुल नहीं मेंशन होगा। जो बेस ऑलरेडी लो टेम्परेचर पे यूज किया जाता है, अगर मान लीजिए कहीं पे उसका मन हुआ तो हो सकता है टेम्परेचर दे दे, और हो सकता है टेम्परेचर ना दे आपको, ये कोई जरूरी नहीं है। एलडीए, अब एलडीए के साथ आपको टेम्परेचर नहीं देगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लो टेम्परेचर नहीं होता, उसके साथ टेम्परेचर दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो ये आपको हर एक बेस की प्रॉपर्टी में वो जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेसिस है उनके बारे में पता होना चाहिए, सबके साथ नहीं। हाँ हाँ, वही मतलब जो काइनेटिक का मतलब जो लो टेम्परेचर पे यूज किया जाए। ठीक है, मैं भी सब आपको बता देता हूं, आपके पास बेस की शीट है ना? हाँ ठीक है, बताता हूँ, अभी सब बताता हूँ। देखिए, इसको ऐसे लिखिएगा जैसे मैं बता रहा हूं भैया। एनी ओजा स्ट्रॉन्ग माइनस आर को। अरे दीपक, अरे राहुल, यार ये फोन ले जाना था, दूसरा फोन उठा ले गया। क्या डाला आपने? बेस। इसमें लिख लीजिएगा कौन सा बेस है? स्टेबल बेस। उसमें भी क्या है? स्ट्रॉन्ग और बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। नोट करिए, नोट करिए।
ये क्या बनाएगा भैया? इनोलेट डेरिवेटिव, या कैसा बेस लिया आपने? लो टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग बेस। ये भी क्या बनाएगा? इनोलेट डेरिवेटिव। और एक चीज और है कि आपने बेस लिया है, इनोलेट बन रहा है, इंटरमीडिएट, इसके बाद इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल है। तो दो तरीके का बनता है, एक बनता है इनोलेट डेरिवेटिव, एक क्या बनता है? इनॉल ये है जी। बिल्कुल। और एक चीज और लिख लीजिए कि अगर आपने इसके साथ बेस लिया है, लेकिन बेस कैसा है? मैंने बताया आपको, अनस्टेबल, या क्या है? वीक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेस। ठीक है भाई? इससे क्या मिलेगा आपको? सिंपल इनोलेट। क्या मिलेगा? अच्छा, अगर आप इनोलेट के आगे सिंपल ना लगाएं तो वो सिंपल ही रहेगा, समझ गए आप? जैसे आप खाली इनोलेट बोलिए, सिंपल इनोलेट बोलिए, एक ही चीज है, लेकिन आप लिथियम इनोलेट बोलेंगे तो अलग हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? अब पोटेशियम इनोलेट बोलेंगे तो अलग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, सिंपल इनोलेट और इनोलेट एक ही चीज है। उस इनोलेट के साथ जब हम किसी और चीज को जोड़ते हैं तब वो इनोलेट डेरिवेटिव बनता है। चार चीजें हो गई बेटा, आप लिख लीजिए, मैं एक बार इसको दोबारा समझा देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं सारा एग्जाम्पल। ऐसी ऑर्गेनिक की कोई भी केमिस्ट्री नहीं है जिसमें आप इसको ले ना जा सके। इसको कहीं ना कहीं मिलेगा आपको हर जगह, और बड़ा आसान होता है इसको समझना भी और याद भी रखना बेटा, दोनों चीजें। समझ तो जाएंगे आप, सवाल भी करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, देखिए, स्टेबल स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस या इनऑर्गेनिक बेस की बात करा मैंने, इनोलेट डेरिवेटिव। मैंने बेस अगर अनस्टेबल है या वीक, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक बेस है, सिंपल इनोलेट। अगर लो टेम्परेचर बेस लिया गया, इनोलेट डेरिवेटिव। अगर मैंने कहीं पे बेस लिया, कोई भी बेस लिया, आई जस्ट टेक एनी बेस एंड मेक इनोलेट एंड जस्ट ऐड एनी इलेक्ट्रोफाइल विद दैट इनोलेट, एंड दैट इलेक्ट्रोफाइल टेंड्स टू अप्रोचेस ऑन द ऑक्सीजन। मैंने लिखवाया आपको एक बार कि वो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जोड़ने की टेंडेंसी रखे? ऑक्सीजन पे। तो वो इनोलेट डेरिवेटिव भी बना सकता है और इनॉल डेरिवेटिव भी बना सकता है। ठीक, ये सारी चीज मैंने समराइज करवा दी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं सबका, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आप एक काम करें, आप चाहें तो मैं आपको बेसिस भी मार्क करवा देता हूं, आप लिखना चाहें तो। वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो बेसिस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है या जो आपको आसानी से याद आते हैं वो सब सिंपल इनोलेट वाले होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, टर्सरी बुटॉक्साइड, सब सिंपल बेस। समझिए मेरी बात? सिंपल बेस का मतलब समझिए, वो सारे अनस्टेबल हैं या वीक हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, लिख लिया पूरा आपने? ठीक,
अब कमाल की ये बात है, सब न्यूक्लियोफाइल है, चाहे कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप कोई भी इनोलेट उठाइए, सब न्यूक्लियोफाइल है। तो इसलिए वो सब एक जगह पे आके जुड़ जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन बात यह है कि इन सबको अलग अलग पढ़ा जाता है, अलग अलग उनकी स्टडी की जाती है, अलग अलग उनको यूज़ किया जाता है, तो उन सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो उनको अलग अलग करने से पहले उनको सबको एक साथ देख लीजिए। चलो हो गया भाई, बस सवाल अब देखिए आप, ज़्यादा इस पे मुझे दिखाना है या उस चीज़ को नहीं करना है, बस इतना ही बताना था मुझे। अब आपको सवाल देखिए, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। NH Pog इसमें अप्लाई किया मैंने, LDA THF -78 एंड इसके बाद ऐसे लिखा हुआ मैंने, देन I2 A बढ़ रहा है इससे, A पे I just add zinc, THF रिफ्लक्स या जिंक हीट, इसे B बन रहा है। B को ऐसे इंडिकेट करें। दूसरा KH THF, then TH छोटे छोटे सवाल की तरह बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 3-3 के सैंपल में बता रहा हूँ कि सारे को कवर करने में अलग अलग क्वेश्चंस लाने पड़ेंगे, तो हर एक क्वेश्चंस के हिसाब से करते हैं। तीन ही दिन सवाल देखिए भाई, आपके लोगों के पास, इनके पास पैसे नहीं है, उन्हें आप देख लीजिए ना, बेसिस का दे दिए आपके पास है। चलिए, अरे राहुल, ये बेस वाला रख दिया क्या देना तुम? ठीक है, या तो मैंने टेम्परेचर दे दिया, वैसे नहीं दूंगा तब भी डी का मतलब लो टेम्परेचर ही है। एक नहीं देना है इनके पास, जिनके पास नहीं देता तो ये है, इन लोग को मत देना, इनके पास है, जो नहीं लाया आज, जो नहीं लाया बेस ही नहीं लाया तो क्या मतलब है भाई। देखिए एक बार आपको लिखनी बताओ, पढ़ाई में कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। जो आदमी पढ़ाई में कष्ट में लेता है, सोचता है कि टालता है या चीजों को करता है, ये इनको देना जिनके पास ना हो। हाँ, इन लोग मत देना, पता है इसको देना, इसको नहीं देना। नहीं, इन लोगों को आता है, इनको आता है तो सारे खास करा देते। देखिए
पहले तो आप ये करेक्ट कर लीजिए कि इनोलेट का कॉन्सेप्ट है कि नहीं। देखिए दो ग्रुप है आपके, एक एस्टर है, एक इंडिविजुअली कीटोन है, इन दोनों के बीच में है CH2, ये CH है, CH2 नहीं है CH है, तो दोनों के लिए अल्फा है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो एक्टिवेटेड मिथाइलिन हो गया। एक्टिवेटेड मिथाइलिन का मतलब ये हो गया कि इसका प्रोटॉन एसिडिक है और इसकी वजह से भी एसिडिक है, इसकी भी वजह से एसिडिक है, ठीक है। आई टेक LDA, तो LDA का मतलब समझ रहे हैं आप कि बेस तो है, प्रोटॉन भी निकलेगा, इनोलेट भी बनेगा, लेकिन जब इनोलेट का O- होगा तो O- के साथ Li+ लिखा जाएगा अगर इंटरमीडिएट कोई आपसे पूछे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस तरह का इनोलेट है, लिथियम इनोलेट, आपसे कोई पूछे कि क्यों उस लिथियम इनोलेट को आप इनोलेट सिंपल नहीं बोलते हो, लिथियम इनोलेट टर्म उसके साथ ऐड करते हो, उसका रीजन है क्योंकि ये लिथियम इनोलेट -78 पे बनता है और ये स्टेबल बनता है, इसलिए इसके साथ लिथियम इनोलेट को कंसीडर किया जाता है। समझिए मेरी बात को। तो वैसा देखिए आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सवाल भी कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है मैं आपको जो बता रहा हूं उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। इसका इनोलेट आप चाहे इसके साथ बनाएं और चाहे आप इसके साथ बनाएं, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसके साथ ले जाना चाहें रेजोनेंस तो इसके साथ रेजोनेंस ले जाए, इसके साथ ले जाना चाहें तो इसके साथ ले जाए। तो मैं कीटोन के साथ ले जा रहा हूं, ठीक है। ये मैंने अलग से कर दिया है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, NH2 कंसीडर करिए इसको, तो एक H हटा के बॉक लगाया हुआ है, तो ये एक्चुअली एमीन का प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। एमीन का प्रोटेक्टिंग ग्रुप का मतलब ये है कि एमीन को ये बचा रहा है, किससे बचा रहा है, बेस से बचा रहा है या किसी न्यूक्लियोफाइल से बचा रहा है, तो इसलिए इसको पूरा पूरा सर्किल कर दिया, इससे कोई आपको नहीं लेना देना, इट्स अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एमीन। ना इसको समझना है आपको समझना जो है वो देखिए। तो नोट कर लिया सारा सवाल आपने, ठीक है। क्या होगा इसका PH CO O- कर दो उसको, ठीक है। O- इसके साथ डबल बॉन्ड H निकाल दो, C NH बॉक और इसके साथ COO और इस O- के साथ क्या लिखा जाएगा, तो ये क्या है, लिथियम इनोलेट, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, लिथियम इनोलेट ऑफ एक्टिवेटेड मिथाइलिन। क्या बोल सकता हूं, लिथियम इनोलेट ऑफ एक्टिवेटेड। देखिए मैंने किसी फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं लिखा है, जब दो स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप डायरेक्ट अल्फा पे जुड़े हों और उस अल्फा के साथ कोई हाइड्रोजन हो तो हमेशा उसको आप एक्टिवेटेड मिथाइलिन बोलते हो, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के साथ उसका नाम नहीं लिखते हो। जैसे मैं बोलूंगी लिथियम इनोलेट ऑफ कीटोन, नहीं, लिथियम इनोलेट ऑफ एस्टर, दोनों के लिए है, इसलिए एक्टिवेटेड मिथाइलिन। प्लीज बना दी, यही लिखवाया मैंने बेटा आपको कि अगर कोई भी ऐसा बेस लेके बनाओगे जो लो टेम्परेचर वाला होगा तो दैट विल बी ऑलवेज उसका मेटल कंसीडर किया जाएगा उसके साथ, यानी कि लिथियम इनोलेट, ठीक है। समझिए मेरी बात। अब बताओ आगे, I2 है, I2 इलेक्ट्रोफाइल है, तो I2 इलेक्ट्रोफाइल है तो कार्बन से जुड़ जाएगा। तो आप क्या करिए कि इस इनोलेट को कार्बन पे माइनस चार्ज बनाते हुए कार्बोनाइन कंसीडर कीजिए, भाई कार्बोनाइन ही तो था यार ये, तो कार्बोनाइन कंसीडर कीजिए और I के साथ जोड़ दीजिए। तो कुल मिला के इनोलेट का कॉन्सेप्ट समझिए। तो इनोलेट का कॉन्सेप्ट ये है कि इनोलेट बनाया, दैट विल कार्बोनाइन, दैट विल बी न्यूक्लियोफाइल, और वो न्यूक्लियोफाइल जाके इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या है, तो इसमें आप क्या करिए कि इस कार्बन के H को हटाइए और यहां पे I जोड़ दीजिए। तो एक काम करें, पहले मैं सबका इनोलेट बता देता हूं पहले आपको, ठीक है। तो आप का ये इनोलेट बन गया, इस सबस्ट्रेट को मैं यहां पे मिटा देता हूं, ये वाला लिख लिया होगा सबस्ट्रेट आपने, सबस्ट्रेट और ये LDA लिख लिया होगा ना आपने, मिटा दो उसको, ठीक। मुझे सही जगह चाहिए इसके लिए, चलिए चलिए इसको कैसे लिखेगा भाई आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल के यहां से आएंगी आप, इसलिए थोड़ा सा इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ से। अब लिथियम मैंने ऑक्सीजन में तो लगाया था, कार्बन में नहीं लगा, कार्बन पे लिथियम का कोई मतलब नहीं, ऑक्सीजन में मतलब था, क्योंकि इनोलेट के साथ लिथियम का कनेक्शन है, कार्बन के साथ नहीं है कनेक्शन। कार्बन के साथ तो सारे कार्बन आए हैं, समझिए मेरी बात को। -4 सब में पहले बनेगा और फिर डीलोकलाइज होगा, डीलोकलाइज होने के बाद O के साथ लिथियम है तो लिथियम इनोलेट। लेकिन लिथियम कैसा होना चाहिए, ऐसे बेस के साथ होना चाहिए जो स्टेबल हो या लो टेम्परेचर पे हो, ठीक है।
मैंने लिखवा दिया सर आपको। अब बताइए किसके साथ जोड़ेंगे आप? जी 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 आइए जोड़ दीजिए। PHCO आई सही। अब इसके आगे क्या लिया गया? जिंक लिया। अब बताइए बेस ले सकते हैं क्या आप? अब बेस लिथियम वो आई को बाद में जोड़ेंगे इनोलेट का। हाँ आई को बाद में जोड़ते हैं। वापस वो नेगेटिव साइड का मतलब आई को हाँ हाँ जब वो इनोलेट कार्बोनाइन की तरह रिएक्ट करेगा तब। हाँ तब। अब बताइए इसके बाद एक बात बताइए, हाइड्रोजन बचा? जिस कार्बन से आपने निकाला था हाइड्रोजन, वहां पे हाइड्रोजन बचा? नहीं बचा ना। तो कार्बन पे एक ही तो हाइड्रोजन था यार, वो निकाल दिया आपने। अब क्या लाया? आई। अब आप जिंक लगाए। ये बताओ जिंक क्या है? मेटल तो हमको भी पता है, मेटल है, यही पता है आपको जिंक मेटल है। मेन ग्रुप एलिमेंट ट्रांजिशन सीरीज पढ़ रहे हैं हमें, डी ब्लॉक एलिमेंट। जिंक क्या होता है? आप बोल रहे हैं जिंक मेटल होता है। अरे जिंक जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज है। 3d10 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसका मतलब अपना अपडेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देता है वो। जिंक से जिंक +2 में जाता है। और जिंक के अंदर या किसी के अंदर ये खासियत है, पता नहीं आपको ये बात पता है कि नहीं पता है, जब कहीं किसी भी कंपाउंड में कार्बन पे हेलोजन होता है, Cl, Br, I, उसके साथ कोई भी मेटल ऐड किया जाता है, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट बनता है। पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जैसे कार्बन के साथ Cl है, मैग्नीज ले लीजिए, मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड, कॉपर ले लीजिए, ऑर्गेनो कॉपर गिलमान। तो समझिए इस बात को। तो यहां पे कार्बन आई है ना, तो जब आप जिंक लेंगे तो ये कैसे रिएक्ट करेगा देखिए, मैं बता देता हूं आपको और लिखा भी दूंगा आपको। जिंक है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिखे रखे, ये और ये। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया आई को, आई का बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड बनाया और O-। ठीक। अब आप पूछेंगे सर इसमें क्या हुआ? यार इसमें ये हुआ, बना के देखो तो पहले एक बार। ये क्या है? हैं? इनोलेट है ये, और किसके साथ है? क्या बोलोगे इसको आप? जिंक इनोलेट। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि कोई इनोलेट बनाने के बाद उसके ऊपर जिंक इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया गया तो भी जिंक इनोलेट बनेगा, और अगर आपको लगता है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप के बगल में हेलोजन है कंजुगेशन में, और आप जिंक मेटल ले लेंगे तब भी जिंक इनोलेट बनेगा। ठीक है। तो आप एक काम करिए, इसको अंकोलन बोलते हैं, इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो नोट करके लिखिए इसको, मैं समझाता हूं आपको। इनोलेट समझ में आया आपको? ये बताइए, ये समझ में आया बॉन्ड टूटने के बाद ये इनोलेट? ठीक। और आई के साथ जिंक को जोड़ोगे तो जिंक पे +2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दोगे, और आई मैंने जोड़ दोगे तो ZnI+, तो वही ZnI+ यहां लिखती है, O- के साथ लिखती है जिंक इनोलेट। हाँ बॉक्स तो रहेगा यार, बॉक्स से कोई बॉक्स ले लो, बॉक लो, NH बॉक लो, और क्या है CO80, उससे कोई लेन देना नहीं, वो सब तो रहेगा, केवल उसके साथ जो आप जोड़ रहे हैं वो चीज। तो B क्या है? इंटरमीडिएट जिंक इनोलेट। अरे रेफरमेट्स की पढ़े होंगे यार, रेफरमेट्स की रिएजेंट, उसमें जिंक इनोलेट ही होता है, लेकिन जिंक इनोलेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। चलिए पहला आपका है लिथियम इनोलेट। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिए लिथियम इनोलेट, एक एक लाइन आपके सबके बारे में लिखा देता हूं आपको। ठीक है, बताता जाता हूं, लिखाता जाता हूं। ठीक है, लिथियम इनोलेट
पोटेशियम इनोलेट, कॉमा सोडियम इनोलेट, तीनों। ठीक है, if low temperature condition तीनों के लिए, if low temperature condition and strong organic bases containing Na plus, Li plus, Na plus and K plus, containing Li plus, Na plus, K plus। पहले Li कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा जा रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर आप। Li फिर Na फिर पोटेशियम, देन लिथियम इनोलेट, सोडियम इनोलेट, एंड potassium inolate will form as a reaction intermediate। समझ गया? ये देखिए आप, ये वाला ठीक, या ये वाला कोई भी देखिए, देखिए जैसे मैंने इसमें लिया NO2 है, NO2 के पास क्या है, ये थोड़ा खोल के, हाँ एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक, क्या लिया पोटेशियम हाइड्राइड। पोटेशियम हाइड्राइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक बेस, ठीक, तो स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक बेस है, इसको सुपर बेस भी बोलते हैं। अगर आप देखेंगे उस टेबल में जो मैंने आपको दिया है उसमें आपको ये मिलेगा, सुपर बेस बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पोटेशियम हाइड्राइड एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है बेटा। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस का मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट नहीं करता, बेस की तरह ही करता है। तो इसको लेंगे आप, तो इसका प्रोटॉन निकालेगा, अब प्रोटॉन निकालने के बाद जो इनोलेट बनाएगा उसको क्या बोलेगा, पोटेशियम इनोलेट। अब ये देखिए, आप बनाइए और चाहे ना बनाइए तो आप पूरा मैकेनिज्म जब लिखिए तो बनाइए, और जब आपको सवाल करना हो तो केवल इनोलेट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे देखिए, मैं अगर मुझसे कोई पूछे सवाल करना है मुझे, तो सवाल करने का पर्सपेक्टिव ये है कि मैं इस प्रोटॉन को एसिडिक मानूंगा तो यहां कार्बोनेट बनाऊंगा, कार्बोनेट बनाऊंगा तो इनोलेट होगा, और इनोलेट होगा तो उसके साथ कार्बन न्यूक्लियोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। तो इस H को हटाओ और इलेक्ट्रोफाइल को हटाओ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के साथ उसको जोड़ दो लीविंग ग्रुप हटा के, और ये लीविंग ग्रुप है ना आपका, तो ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल, इसको उठाओ और यहां जोड़ दो H हटा के। तो ये तो सवाल करने का तरीका है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि किस तरीके का यार इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है, तो आप जरूर बोलिए सोडियम या पोटेशियम या जो भी उसके साथ इनोलेट बन रहा है। ये क्या है आपका, पोटेशियम। पूछे बोले क्यों पोटेशियम इनोलेट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस है, समझ गए, इनऑर्गेनिक बेस, ठीक है। तो इसका आप बना लीजिए इनोलेट, ऊपर वाला बिठा दो भाई, मैं बताता हूं अभी आपको, ठीक है, लिख लीजिए आप। आपसे बस इतना आपसे मैं बोलूं कि आपको यहाँ जिंक इनोलेट का कांसेप्ट समझ में आ रहा है कि जिंक इनोलेट इसको कैसे बोल रहे हैं, तो समझ में आ रहा है ना आपको। बाकी अभी मैं आपको ये सब के बारे में कुछ ना कुछ लिखाऊंगा, ठीक है। सवाल बहुत सारे कराना है मुझे आपको, ये थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा वक्त भी लगेगा, थोड़ा सा बैठा दो उसको। तो इसमें नीचे वाला देख लीजिए, इसमें बना लीजिए खाली, मैं प्रोडक्ट भी बना लेता हूं, इनोलेट भी बना लेता हूं। इसको कैसा इनोलेट बोलेंगे आप, पोटेशियम इनोलेट ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ठीक। पहले प्रोडक्ट बना लो यार, ये देख रहे हो आप, इसको A मान लो,
इलेक्ट्रोफाइल देख रहे हो आप, इसको बी मान लो, तो ए को बी से जोड़ दो, एच हटाते हुए, चलो जोड़ दो, NO2 ए है ये ए, अब बी जोड़ दिया हमने, बी के ऊपर ये रहा बी, बी के ऊपर ये डबल बॉन्ड रहा, डबल बॉन्ड पीएच, ठीक है, टर्सरी बताइए, और पीएच लो, और पीएच, ये रहा मेरा, डायरेक्ट कर दिया सीधे, ये रहा मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, और ये रहा मेरा इनोलेट बना रहा हूं, इनोलेट देख लीजिए, इनोलेट क्या है आपका, अरे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, एन O माइनस के ऊपर क्या होगा, K प्लस, इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे जानते हैं ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बना लीजिए ऐसे। अरे ये NO2 के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो होता है, मतलब कि डोनर एंड एक्सेप्टर, क्या बोलेंगे इसको आप, पोटेशियम इनोलेट ऑफ NO2, बस ये बना लीजिए और ये प्रोडक्ट बना लीजिए, बाकी आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, उससे कोई लेन देना नहीं, अटैक वटैक नहीं करा रहा मैं सब समझा रहा हूं आपको, केवल इनोलेट। देखिए आदमी क्या होता है ना, जब आदमी याद करता है ना किसी चीज को, तो अलग अलग याद करता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको रिटेन करना, और समझ के उसको एक बार दिमाग में बैठा लेता है, तो वो फिर अगर भूलता भी है ना तो उसको रिकवर कर सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इसमें तीसरे वाले में यार क्या चीज हो रही है, कुछ बता सकते हो उसके बारे में, तो आपको बड़ा उसमें फायदा मिलेगा अगर ये चीज समझ के पढ़ जाए। पहले आप दूसरा कर लीजिए, ये प्रोडक्ट समझ में आ गया ना, इंटरमीडिएट समझ में आ गया, ठीक, मिटा देता हूं, आपको समझ आ गया, हटा दो ना, अरे इसमें बताइए, टेल मी, इनोलेट समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, चलिए इसको यार Li की जगह K कर लीजिए, प्लीज Li हटा दीजिए, इसमें K कर दीजिए उसी जगह, KHMDS कर दो। अब देखिए इसने एक सवाल अभी पूछा था कि क्या लो टेम्परेचर दिखाना जरूरी है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए KHMDS या NHMDS ऐसे बेसिस होते हैं जो काइनेटिकली कंट्रोल होते हैं, हमेशा लो टेम्परेचर भी यूज किया, ये पता होना चाहिए। हो सकता है टेम्परेचर दे जैसे LD के साथ दिया था मैंने, और हो सकता है कि ना दे। अच्छा आपको कैसे पता यार कि पहले इसी को इस्तेमाल करना है इसको, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन देखते हुए तभी आपको बेसिस के बारे में समझना है। तो प्रोटॉन कहां से निकलेगा, इनोलेट बना दूं डायरेक्ट, अब बताइए इसके साथ आगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, अच्छा, तो मैंने आपको क्या लिखवाया है, क्या बताया अभी कि या तो वही इनोलेट बना लो, और उसके साथ वो सब बेसिस का कैटेगरी लिखवाया था ऊपर, और या तो इनोलेट बना के लास्ट वाले में दिखाया सबसे नीचे कि उसमें आप कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल दो, दिखा था आपका, तो उसमें या तो इनोलेट डेरिवेटिव बनेगा या तो इनॉट डेरिवेटिव बनेगा, ये लिखवाया था। मैंने इसके बाद क्या ऐड कर रखा भैया, Me3Si, ठीक है, और मैंने ऑक्सीजन पे मान लीजिए सिलिकॉन जोड़ दिया, देखिए ऐसे ये ऐसे जोड़ दिया, ये भैया बहुत जाना जरूरी है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, यही था ना यार, हाँ ऐसा एम3 जोड़ दिया। अब आप ये भी पूछ सकते हैं सर कार्बन में भी जोड़ना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, तो आप कार्बन पे जोड़ रहे हैं, तो कुछ है, कुछ क्या, कुछ सर्टेन कैटेगरी के इलेक्ट्रोफाइल मैं आपको लिखवाऊंगा भी, बताऊंगा भी, जो ऑक्सीजन पे ही जुड़ते हैं, कार्बन जुड़ते ही नहीं। अब उनमें 4 होते हैं, चारों कैटेगरी की मैं आपको अलग अलग लिखाऊंगा, उसमें से एक कैटेगरी सुन लीजिए, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके पास पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी होती है, उनके साथ इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑक्सीजन पे जोड़ा जाता है। मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको, जैसे आपने ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ा है,
सिलिकॉन। तो आप ये पढ़ते होंगे भैया ये वाली चीज ऐसे कि सिलिकॉन के पास वैकेंट डी है, ठीक, इसके पास लोन पेयर है, तो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। तो सिलिकॉन के साथ आप एफ रखते हैं तब भी बैक बॉन्डिंग, बोरान के साथ एफ रखते हैं तो भी बैक बॉन्डिंग, लेकिन वो पी पाई होती है क्योंकि इसके पास वैकेंट डी है तो ये पी पाई डी पाई। तो हमेशा ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं जाकर के। तो ये मैं लिखवाऊंगा आपको। तो मैंने यहां इलेक्ट्रोफाइल को ऑक्सीजन पे ले जाकर जोड़ दिया एंड इट इज अ वेरी स्टेबल बॉन्ड। ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ पी पाई डी पाई बैक। तो बताइए इसको आप ईथर, सिलाइल इनॉल ईथर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिलाइल इनॉल ईथर। क्यों बोलते हैं पता आपको? क्योंकि ये इनॉल का डेरिवेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्टेबल है। तो आपको जो ये मिला है ये क्या है पता आपको? सिलाइल, क्योंकि सिलाइल ग्रुप लगा है, इनॉल और ईथर। ईथर समझ रहे हैं ना? ईथर में एक तरफ सिलाइल है, एक तरफ कार्बन। तो सिलाइल इनॉल ईथर कब बनेगा? जब आप कहीं भी बेस ले लो और बेस के बाद सिलाइल वाला इलेक्ट्रोफाइल डाल दो। अब सिलाइल वाला इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि सिलिकॉन पे कोई लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो आपको मैंने सोडियम इनोलेट तो लिखा दिया था। इसको बनाने के बाद दूसरा आप लिखिए हेडिंग, दूसरा लाइन डालिए सिलाइल इनॉल ईथर। बना लीजिए इसको बना लीजिए, बनाने के बाद लिखिए। मतलब आपका एक भी पन्ना अगर बीच में से फट जाएगा तो आपको ना आगे की समझ में आएगा ना पीछे की समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए वो कनेक्टिविटी में चल रहा है सारा। मैं आपको बताता जा रहा हूं और एक एक चीज आपको लिखाता जा रहा हूं, और ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक, बना लीजिए। बताइए सिलाइल इनॉल ईथर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? कोई भी माइनस आर वाला ग्रुप ले लीजिए। माइनस आर वाला समझते हैं ग्रुप, जिसके पास पाई बॉन्ड हो और हेटेरो एटम के साथ खींचने की टेंडेंसी हो, ठीक। उसके ऊपर बेस ले लीजिए और बेस के साथ सिलिकॉन वाला इलेक्ट्रोफाइल ले लीजिए। मैं आपको सारा एक अच्छी तरीके से लिखा देता हूं, लिखिए। व्हेन एनी, ये इनके बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा भाई, ये प्रोटेक्टिव ग्रुप्स भी होते हैं अल्कोहल के, तो इसलिए इनके बारे में मैं 2-3 चीजें आपको लिखाऊंगा। तो पहली चीज लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए सिलाइल इनॉल ईथर ऑफ माइनस आर ग्रुप, है ना। सिलाइल इनॉल ईथर ऑफ माइनस आर ग्रुप, सिलाइल इनॉल ईथर के लिखिए, आराम से लिखिए, माइनस आर ऑफ माइनस आर, ठीक है। इसके साथ आप लिख लीजिए फॉर एनी माइनस आर ग्रुप if enolate formation is possible, for any minus R group if enolate formation is possible, along with any tri-substituted silyl electrophile, along with any tri-substituted silyl electrophile, along with any tri-substituted silyl electrophile, then सिलाइल इनॉल ईथर रिएक्शन इंटरमीडिएट विल फॉर्म, सिलाइल इनॉल ईथर रिएक्शन इंटरमीडिएट विल फॉर्म। ये क्या है आपका? इनॉल डेरिवेटिव, एज अ इनॉल डेरिवेटिव, एज अ इनॉल डेरिवेटिव। एज अ इनॉल डेरिवेटिव को चाहे आप ब्रैकेट में कर लीजिए चाहे ओपन कर लीजिए। एज अ इनॉल डेरिवेटिव मतलब एक इनॉल का स्टेबल फॉर्म। चलिए
अब बताइए मुझे आप, ये जो लिखा है ना अभी आपने, इनोलेट बनाने के लिए बेस चाहिए होगा आपको। बिना इनोलेट के ना तो ये बनेगा और ना ही सिलाइलिनॉल ईथर बनेगा। मतलब इनोलेट भी नहीं बनेगा और सिलाइलिनॉल ईथर भी नहीं बनेगा बिना बेस के। अगर किसी भी -R ग्रुप के साथ आप इनोलेट बनाते हैं यानी बेस लेते हैं और उसके बाद आप ये वाला इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड सिलाइलिनॉल। ट्राई सब्स्टिट्यूट समझ रहे हैं कि सिलिकॉन पे 3 कोई ग्रुप और 1 लीविंग ग्रुप। अभी आपको लिखाता हूं, बहुत सारा लिखाता हूं। तो इसको बोलते हैं सिलाइलिनॉल ईथर। और अगर आपको लगता है यार आपके पास ये नहीं है, क्या -R ग्रुप नहीं है, क्या है, एल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, तो सेम कंडीशन में मतलब बेस और उसके साथ ये इलेक्ट्रोफाइल इज यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एनी एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। उसको देख लीजिए, उसको बोलते हैं सिलाइल ईथर। सिलाइलिनॉल ईथर एंड सिलाइल ईथर में इतना डिफरेंस है कि सिलाइलिनॉल ईथर एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि वो एक इनॉल डेरिवेटिव है, और सिलाइल ईथर एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए, चाहे प्राइमरी लीजिए, चाहे सेकेंडरी लीजिए, चाहे टर्सरी लीजिए। इसको नोट करना, देखिए प्रोटेक्टिंग अभी लिखिए तब समझ जाएगा, ऐसा थोड़ा समझ जाएगा। प्रोटेक्टिंग नहीं समझते हैं आप? प्रोटेक्टिंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज से बचाना। तब वो लिखिए तभी तो बचाएंगे आप, ठीक। चलिए, फॉर एनी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, तीनों के लिए, फॉर एनी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, if any tri-substituted silyl electrophile is used with base then